नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब भी आप निवेश करते हैं तो निवेश करना सिर्फ काफी नहीं होता है कि आपने पैसे लगा दिए किसी फंड में और आप निश्चिंत हो गए। आपने किस फंड में निवेश किया है, जिस फंड में निवेश किया है, वो जो एएमसी है या वो जो फंड है किन कंपनियों में निवेश करता है, आपके पैसे कहां कहां जा रहे हैं, कहां लग रहे हैं, आपको मुनाफा कैसे मिल रहा है, तो ये पूरा जो खाका है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आखिर पैसा तो है आपका। तो ये अगर थोड़ा होमवर्क करेंगे तो आपके निवेश में आपको और ज्यादा आसानी होगी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनाने में और मुनाफा कमाने में। तो ऐसी मुनाफे की 5 हिट स्ट्रैटेजी कौन सी हो सकती है ये हम समझेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं कुछ इन्वेस्टिंग अप्रोचेस। हमारे साथ आज हैं, सबसे पहले आज के खास मेहमान का परिचय करा दे, पंकज मटपाल। ये है एमडी ऑप्टिमा मनी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू स्वाति जी। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या है टॉप डाउन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, कैसे काम करता है बॉटम अप अप्रोच, वैल्यू इन्वेस्टिंग और कॉन्ट्रेरियन अप्रोच में अंतर क्या होता है, साथ ही ये भी जानेंगे कैसे कर सकते हैं आप ईएसजी फंड में निवेश। पंकज जी, है थोड़ा टेक्निकल, क्योंकि ज्यादातर जो निवेशक होते हैं वो सिर्फ ऊपरी तरीके से ज्ञान ले लेते हैं कि हाँ हमें निवेश जहां करना है वो फंड कैसा है, एएमसी कैसी है, फंड मैनेजर कैसा है, लेकिन वो फंड मैनेजर किन तरीकों से निवेश करता है एक निवेशक का पैसा, ये मालूम होना चाहिए। और ये अगर इंफॉर्मेशन निवेशकों के पास होगी तो उनका निवेश और भी अच्छा रहेगा। इसलिए आज हम उन 5 स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो किसी की भी पोर्टफोलियो में मुनाफा कमाने की ताकत रखती है। जिससे पहले हम एक्सप्लेन करें वो 5 स्ट्रैटेजी इन्वेस्टिंग अप्रोचेस, नाम क्या क्या है इनके। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट स्टाइल या बॉटम अप अप्रोच, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट और ईएसजी इन्वेस्टमेंट के बारे में। और स्वाति, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बात ऐसी है कि अल्टीमेटली ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आपका फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके मतलब जो फंड्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, और जब भी कोई न्यू फंड ऑफर आता है या फिर कंपनी कोई मेल भेजती है तो उसमें ये लिखा होता है इस तरह की चीजें कि ये फंड का स्टाइल ऐसा है, इस तरह से मैनेज होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या फायदा होने वाला है या ऐसा क्यों है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप जो भी डिसीजन ले वो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो, आप सोच समझकर उस फंड में इन्वेस्ट कर सके। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये शो आज जो आपने बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। शुक्रिया पंकज जी, और आपके बगैर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ही बहुत आसान भाषा में हमें इन अप्रोचेस के बारे में अब बताने वाले हैं। तो फंड मैनेजर किस तरीके की स्ट्रैटेजी एक फंड को सफल बनाने में अपनाता है ये समझना जरूरी है, उनके अप्रोचेस कैसे हो सकते हैं ये जानना जरूरी है। इसलिए आपने जिन अप्रोचेस की बात की, जिन इन्वेस्टमेंट मेथड्स की बात की, उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं और जरा ये भी समझेंगे कैसी कैटेगरी के फंड या कैसे जो सेक्टर्स होते हैं वो इस तरीके के जो अप्रोचेस हैं वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले टॉप डाउन से ही शुरुआत करते हैं। टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच ये क्या होता है, कैसे काम करता है और फंड मैनेजर करता क्या है इस अप्रोच में? बिल्कुल, देखिए, हर फंड मैनेजर की ये कोशिश होती है कि वो अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करे पोर्टफोलियो में, ताकि इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिल सके। अब इसके लिए जरूरी है कि जैसे हम बात करते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो आपका, उसमें सभी तरह के सेक्टर्स हो और अच्छी कंपनी हो। आप किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, मतलब अगर फोकस्ड फंड है तो 30 स्टॉक्स मैक्सिमम होंगे, अदरवाइज आपके 40-50 स्टॉक्स हो सकते हैं। तो जहां एक और स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं, उसमें से आपको 40-50 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं एक स्कीम के लिए, और वो भी ऐसे जो आपको बेस्ट रिटर्न दे सकें। तो उसके लिए क्या होता है कि पहली चीज ये होती है कि आप ऐसे सेक्टर का चुनाव करें जो ज्यादा डिमांड में हो, जहां पर अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सके। तो आपको ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि क्या इकोनॉमिक्स कैसी हैं, कैसा किस तरह की इस टाइम पर ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो वो सिचुएशन है, और अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है या जीडीपी क्या है,
उन चीजों के बेसिस पर आप सेक्टर्स का चुनाव करते हैं ओवरऑल मार्केट में कि ये मार्केट कैसा है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस टाइम पर कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में बेसिकली आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर चुनाव करना होता है कि किन सेक्टर्स पे फोकस होना चाहिए और उन सेक्टर्स के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा हो। तो ये एक स्टाइल होता है बेसिकली। और यहां पर बेनिफिट ये होता है कि कई बार यदि मान लीजिए कि कंपनी ही नहीं, ओवरऑल अगर आपने सेक्टर्स चुन लिया कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो उस सेक्टर में ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि सभी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी अगर कंपनी ठीक ठाक है। हालांकि इन्वेस्टमेंट में हमेशा देखा गया है कि एक ब्लेंड स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है जहां पर आपका टॉप डाउन भी हो और बॉटम अप भी हो। बट टॉप डाउन का मतलब यही है कि इस तरह के सेक्टर्स का चुनाव करना जो कि उस टाइम पर ज्यादा रिटर्न्स देने की का स्कोप रखते हैं। राइट तो पंकज जी, कुल मिलाकर समझें अगर टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच को तो सेक्टर का पहचान करके फिर कंपनी में निवेश का अप्रोच अपनाया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ध्यान, मतलब अर्थव्यवस्था की चाल कैसी है, मार्केट साइकिल कैसे चल रहा है, इन तमाम फैक्टर्स पर ध्यान में रखते हुए कोई जो फंड मैनेजर है वो टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच अपनाता है। अब एक निवेशक को कैसे मालूम चले कि जिस फंड में वो निवेश कर रहे हैं वो टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच अपना रहे हैं? कैसे कैटेगरी या कैसे फंड में इस तरीके के अप्रोच का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, जैसे बिजनेस साइकिल फंड है, उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। अब बिजनेस साइकिल फंड नाम से मालूम चलता है कि ये हर तरह के सेक्टर नहीं, लेकिन वो सेक्टर्स जहां उस वक्त पर ज्यादा डिमांड दिखाई दे रही है वो सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, या शेयर्स उन सेक्टर्स के आपके पोर्टफोलियो में होंगे जिनमें ज्यादा डिमांड है। तो बिजनेस साइकिल फंड अगर उदाहरण के तौर पर, या फिर कोई थीमेटिक फंड हो सकता है जो इस थीम पर हो, जिस थीम की डिमांड हो, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टॉप डाउन अप्रोच है। यदि मैं फार्मा की बात भी करूं, इस वक्त पर जब हम देख रहे हैं कि फार्मा या हेल्थ केयर की डिमांड है इस महामारी के कारण, तो उस वक्त पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फंड मैनेजर की चॉइस होगी कि वो ऐसे सेक्टर्स या ऐसे ओवरऑल देख रहे हैं जहां पर आपको डिमांड ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इस तरह से मतलब जहां बिजनेस साइकिल की बात होती है और पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात होती है, वहां पर टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा काम आता है। ओके और टॉप डाउन अप्रोच जो इन्वेस्टिंग होती है वो क्या किसी पर्टिकुलर निवेशकों के लिए होनी चाहिए? क्योंकि जैसा हम इसके नेचर को समझ पा रहे हैं, थोड़ा स्पेक्युलेटिव स्ट्रैटेजी हमें लग रहा है, उसकी नीति पर आधारित लग रहा है, थोड़ी अवसरवादी नीति पर आधारित ही लग रहा है। क्योंकि अगर सेक्टर स्पेसिफिक समय को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, माहौल को देखते हुए अगर किसी को निवेश करना है तो थोड़ी स्पेक्युलेशन तो उसमें होगी। तो वो निवेशक कैसा हो? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस दोनों अप्लाई हो रही हैं, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सेक्टर्स भी चुने गए और उसके बाद में स्टॉक्स भी फंडामेंटल्स को देखकर चुने गए। लेकिन अगर आप इस तरह के फंड, जो बिजनेस साइकिल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर वो निवेशक जिनको मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज है और जो समझते हैं कि इस वक्त पर मुझे किस तरह के फंड में, मतलब ठीक है फंड मैनेजर्स पूरा ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से ही बिजनेस साइकिल फंड में सेक्टर्स का और स्टॉक्स का चुनाव होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीजन्ड इन्वेस्टर्स जो हैं, जो पहले से स्टॉक मार्केट में या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेटा क्या होता है बॉटम अप अप्रोच? तो बॉटम अप अप्रोच अपने इस नाम के हिसाब से क्या टॉप डाउन का बिल्कुल ऑपोजिट है? देखिए, अपोजिट तो नहीं, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है कि बॉटम अप अप्रोच में आप कंपनीज के फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं। यानी कि यदि वो सेक्टर परफॉर्म ना भी कर रहा, उदाहरण के तौर पर, पहली बात तो यह है कि आपने दोनों ही स्ट्रेटेजी देखी, पहले सेक्टर का चुनाव किया टॉप डाउन अप्रोच के आधार पर, और फिर आपने उस सेक्टर की कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए उन कंपनीज का चुनाव किया। तो यहां पर तो दोनों हो गए। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि फंड मैनेजर को यह लगता है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा नहीं है इस वक्त पर, लेकिन जो कंपनी है ये फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है कि मुझे यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में शायद बहुत अच्छी ग्रोथ ना दिखाई दे रही हो, लेकिन वो पर्टिकुलर कंपनी है जहां पे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है,
उस कंपनी के पास बिजनेस काफी है, उनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, उनके ऊपर डेट कम है, तो ऐसे में हो सकता है कि अगर उदाहरण के तौर पर मैं एक रफ एग्जांपल देता हूं कि टेलीकॉम सेक्टर में किसी वक्त पर आपको लगता है कि नहीं, ये टेलीकॉम सेक्टर में इस वक्त गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजीज हैं या डायरेक्टिव्स हैं, उस हिसाब से इस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कंपनी है जिसका बिजनेस काफी अच्छा हो रहा है, इनके काफी कुछ करने वाले हैं, जिसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ आएगी, तो उस हिसाब से हो सकता है कि फंड मैनेजर उन स्टॉक्स का सिलेक्शन करे। तो यहां पर स्टॉक्स के फंडामेंटल पर ध्यान दिया जाता है, और अच्छी बात यह है कि अगर फंडामेंटल मजबूत होंगे कंपनी के, तो यहां पर रिस्क कम हो जाता है, आपको यहां पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो क्या हम ये माने कि जो निवेशक लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, अनुशासन चाहते हैं अपने निवेश में, उनके लिए बॉटम अप अप्रोच सही है? और कैसी कैटेगरीज में इस तरीके के अप्रोच को आमतौर पर अपनाया जाता है? बिल्कुल, आपने सही कहा, और अधिकतर इन्वेस्टर्स को इसी पर ध्यान देना चाहिए, और होता भी यह है कि अधिकतर फंड मैनेजर्स बॉटम अप अप्रोच को जरूर फॉलो करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट करें अगर किसी भी शेयर में, तभी लंबे वक्त में आपको वहां पर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और जोखिम कम होगा। और जो भी डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, और स्पेशली जैसे हम स्मॉल कैप या मिड कैप की बात करें, तो यहां पर फंडामेंटल्स को देखकर ही स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए आप किसी भी स्मॉल कैप फंड को देखेंगे या मिड कैप फंड को देखेंगे, वहां पर अधिकतर आपको दोनों ही स्ट्रेटेजी दिखाई देंगी। और मल्टी कैप फंड में भी अगर मल्टी कैप की बात करें, तो मल्टी कैप क्योंकि एक तरह से वहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर एडिशनल बता रहा हूं कि मल्टी कैप फंड में क्योंकि 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25% एलोकेशन स्मॉल कैप में करना होता है, तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि अगर आप फोकस स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो कि 40-50 स्टॉक हैं और उसमें आपको तीनों तरह के कैटेगरी के स्टॉक्स रखने हैं, तो यहां पर भी बहुत जरूरी है कि बॉटम अप अप्रोच फॉलो की जाए। तो फंड मैनेजर की कोशिश होती है कि इस तरह के फंड में बॉटम अप अप्रोच पर फोकस किया जाता है। जी, तो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, इसके बारे में हमने समझा। अब एक और अप्रोच, वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच किस तरीके से काम करता है? बिल्कुल स्वाति, देखिए इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ और वैल्यू, ग्रोथ का मतलब होता है आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, चाहे वो कंपनी महंगी हो। महंगी से मेरा मतलब है, देखिए जब कोई शेयर आप देखते हैं तो शेयर का जो प्राइस मार्केट में चल रहा होता है, जिस पर वो ट्रेड कर रहा होता है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ प्रीमियम भी होता है। यानी कि हो सकता है कि वो चीज 10 रुपए की हो, लेकिन क्योंकि उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, इसके लिए वो 50 रुपए 100 रुपए में बिक रहा हो, यानी कि अपने एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है बुक वैल्यू के 5 टाइम 10 टाइम पर भी वो ट्रेड हो रहा होगा, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है उस बिजनेस में। तो ऐसे में जब कोई शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है और वो काफी हाई प्राइस पर ट्रेड हो रहा होता है, तो रिस्क ज्यादा होता है, या हम बोले कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कम हो जाएगी। तो जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पर फंड मैनेजर की कोशिश होती है कि ऐसे स्टॉक पिक करें जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहे हो, या वो क्लोज टू वैल्यूएशन हो, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उसके हिसाब से ही सही प्राइस पर ट्रेड हो रहे हो। यानी कि कह लीजिए कि कोई भी सामान अच्छी कंपनी है लेकिन आपको डिस्काउंट में मिल रही है, सेल में मिल रही है, और ऐसे स्टॉक्स आप बाई कर रहे हैं। तो जैसे हम अगर वॉरेन बफे की बात करें तो वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का रिस्क कम होता है, क्योंकि यहां पर जो स्टॉक बाय किए जा रहे हैं वो सही वैल्यूएशन पर बाय किए जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर सभी लोग वैल्यू में ही इन्वेस्ट करें और फिर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंपनी बहुत अच्छी है और डिस्काउंट पर अवेलेबल है, बट वो बहुत समय तक डिस्काउंटेड ही रहती है, उसमें ग्रोथ नहीं आती। तो इसके लिए यह भी जरूरी है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क कम रहेगा, लंबे समय में अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। लेकिन यदि आपको मार्केट का बेनिफिट लेना है, मार्केट में रैली है और उसका बेनिफिट लेना है, तो उस केस में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी फॉलो करना पड़ता है। और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो वैल्यू इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं? यहां तो बहुत सारे, क्योंकि ये कैटेगरी है अपने आप में। तो यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड या इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, बेसिकली वो भी एक वैल्यू फंड है,
बट थोड़ा सा काउंटर की हम बात अलग से भी करेंगे क्योंकि थोड़ा थिन लाइन है उसके बीच में, या फिर कोटक वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड, तो इस तरह से यूटीआई वैल्यू फंड, तो इस तरह से काफी फंड्स हैं इस कैटेगरी में, अपने आप में कैटेगरी है। ओके तो वैल्यू फंड में कुछ फंड्स बताए, जैसे आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड और निपॉन इंडिया वैल्यू फंड। इसका ये एक वैल्यू कैटेगरी के फंड है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को अपनाते हैं। अब एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग भी एक है, जैसा पंकज जी ने बोला काफी हद तक मिला जुला है, लेकिन इसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट जरूर होता है। और ईएसजी स्कीम ऑफ इन्वेस्टिंग, इसमें क्या खास है ये भी समझेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। तो म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पैसे किन किन कंपनियों में निवेश किए जा रहे हैं। आपके फंड का फंड मैनेजर या वो जो आपकी फंड जो आपकी एएमसी है वो कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाती है आपके पैसे को बढ़ाने के लिए, ये मालूम चल जाएगा तो आपके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अप्रोचेस के बारे में हम बात करें, पंकज मटवाल हमारे साथ हैं। कुछ देर पहले हमने टॉप डाउन इन्वेस्टिंग अप्रोच, बॉटम अप इन्वेस्टिंग अप्रोच और वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात की। अब कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में क्या खास है और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग से कितने हद तक अलग है? कॉन्ट्रेरियन का मतलब है कि आप थोड़ा सा भीड़ से अलग हैं, यानी कि जिस सेक्टर में या जिन कंपनीज में बाकी इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं है, आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो काफी हद तक देखा जाए तो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरह ही है, क्योंकि वैल्यू में भी बेसिकली आपको ये मालूम है कि ये कंपनी डिस्काउंट पर अवेलेबल है तो आप उसमें कर रहे हैं। और यहां पर भी कॉन्ट्रा में ये है कि लोगों का ध्यान नहीं है, वो कंपनी अच्छी है, वो ग्रोथ भी हो सकती है, वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन उस वक्त पर क्योंकि अक्सर हर्ड मेंटेलिटी होती है, लोग जो सुनी सुनाई बातें हैं उसके हिसाब से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी न्यूज आने की वजह से मान लीजिए ऐसा है कि वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि ग्रीड एंड फियर, जब लोग फियरफुल हों तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, जब लोग बहुत ग्रीडी हों उस वक्त पर आप थोड़ा सा डर कर चलिए। तो इस तरह से जिन सेक्टर्स में, जिन कंपनीज में बाकी निवेशक का ध्यान नहीं जा रहा हो और किसी वजह से न्यूज के आधार पर लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट ना कर रहे हो या बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो आपको उसके विपरीत चलना चाहिए। तो यानी कि आपको हर्ड को फॉलो नहीं करना है, भीड़ को फॉलो नहीं करना है, आपको सोच समझकर जो कंपनीज अच्छी हैं, जहां पर लोगों का ध्यान नहीं है बट आपको पता है कि यहां का मैनेजमेंट अच्छा है और आज नहीं तो कल ये कंपनीज डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स देंगी, तो फंड मैनेजर्स उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कॉन्ट्रेरियन फंड्स जो होते हैं बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर होते हैं कि थोड़ा सा जो लोगों का ध्यान जिन कंपनीज पर नहीं है उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, और जो कि लंबे वक्त में आपको अच्छे रिटर्न देंगे। कंपनी अच्छी है लेकिन क्योंकि किसी न्यूज की वजह से लोग उन कंपनी से दूर भाग रहे हैं। तो बेसिकली आप फोर्सी करते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हालांकि अभी शायद अच्छा समय न चल रहा हो जिस कंपनी में उस फंड का निवेश है, लेकिन एक जो आपका फंड मैनेजर है या जो पूरी कॉन्ट्रा कैटेगरी ही है उसमें मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट या विरुद्ध एक स्ट्रैटेजी बनाने का एक तरीका होता है जिससे लंबे समय में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें तो काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होगा, तो क्या ये रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग जो या कॉन्ट्रा फंड जिन्हें कहते हैं? नहीं, इसमें रिस्क नहीं होगा क्योंकि ये काफी हद तक वैल्यू फंड की तरह है। तो यानी कि वो कंपनी अच्छी हैं, सिर्फ लोगों का ध्यान नहीं है उस तरफ, इसके लिए आपको सस्ते में मिल रही हैं, तो यहां पर रिस्क ज्यादा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें टाइम लग सकता है। आपने किसी कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट किया और क्योंकि फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं कि लोगों का ध्यान नहीं है, तो अपने को नहीं, हमें ये नहीं पता है कि कितनी जल्दी लोगों का विश्वास उस बिजनेस में आएगा, उस कंपनी में आएगा और कंपनी ग्रोथ में आना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए यहां पे हो सकता है रिस्क तो कम है कि आपको जोखिम कम है, लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप कॉन्ट्रा फंड्स में या वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ध्यान रहे आपका नजरिया हमेशा लंबा होना चाहिए। ग्रोथ फंड में ऐसा हो सकता है कि रैली है और रैली में वो कंपनी कैसी भी हो, जैसे हम देख रहे हैं लास्ट 1 ईयर में बहुत ही ऐसी कंपनी जो मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है वो भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पर जोमेटो को देख लीजिए, आईपीओ आया
कंपनी लॉस मेकिंग है लेकिन शेयर में लोगों को प्रॉफिट आ गया, तो ऐसे समय में कोई भी कंपनी प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन कॉन्ट्रा फंड ऐसा होगा जहां पर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, और जब सच में उसकी वैल्यूएशन निकल कर आएगी तब इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। ऑल राइट सर, तो हमने वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग अप्रोच या वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच के बारे जो बारीक जो अंतर है उसको समझा। अब ईएसजी स्कीम ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। कंपैरेटिवली हम नया ये एक पूरा माहौल देख रहे हैं या दायरा देख रहे हैं, ईएसजी यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। जरा बताएं ये स्कीम ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होती है और ये जो ये कंपनियां जो होती है वो इसकी तरफ इतनी ज्यादा आकर्षक क्यों हो रही है? बिल्कुल, वैसे तो कहीं वर्ल्ड में ये कोई नया थीम नहीं है, लेकिन इंडिया में अभी बहुत फंड हाउसेस का इस तरफ ध्यान जा रहा है और इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं या हम सोचते हैं इसलिए हमें इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन फंड्स के पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे या फिर जो सोशल और गवर्नेंस के बारे में सतर्क हैं। लेकिन उसके अलावा मेन जो पर्पस है वो ये है कि फंड मैनेजर्स को ये पता है कि ऐसी कंपनीज जो कि एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस पर फोकस है, उनका ध्यान देंगी, उन कंपनी में रिस्क कम होगा और लंबे समय में प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आपकी गवर्नेंस पुअर है, किसी कंपनी का गवर्नेंस यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम या उनके जो भी सिस्टम्स है वो बराबर नहीं है, ऑडिट बराबर नहीं है, या फिर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो कार्बन एमिशन वगैरह ज्यादा है, तो लंबे समय में ऐसी कंपनीज डेफिनेटली नुकसान में आ सकती हैं। या हम अगर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचती है या कंपनी अपने पार्टनर्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में उतना नहीं सोचती है, तो आप सोचिए क्या लंबे वक्त में वो कंपनी सस्टेन कर पाएगी, क्या वो कंपनी प्रॉफिट दे पाएगी? उसके विपरीत ऐसी कंपनी जो कि एनवायरनमेंट के बारे में या अपने एम्प्लॉयज के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, उनका ऑडिट सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी का गवर्नेंस बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी में रिस्क कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसके लिए ईएसजी एक तरह से डाइवर्सिफाइड फंड्स ही हैं, लेकिन यहां पर जिन स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि इन बेसिस पर ई, एस और जी जो एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के मुद्दे हैं उनके बारे में काफी सतर्क हैं और ऐसे बिजनेसेस पर वो लोग फोकस करते हैं। पंकज जी, आपने बोला एक ये भारत में कंपैरेटिवली एक नई थीम है, ये थीमेटिक कैटेगरी के अंडर हम ईएसजी फंड को समझें और कैसे निवेशकों के लिए ईएसजी कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना सही रहता है? बिल्कुल, देखिए थीमेटिक में कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा मैं इसमें भी एक थिन लाइन मैं कहूं तो यही है कि थीमेटिक फंड में कई बार ये होता है कि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो उसमें बहुत ही सिलेक्टेड सेक्टर्स आ पाएंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं ईएसजी की तो ईएसजी का स्कोप काफी बढ़ जाता है। यहां पर कई सेक्टर्स इस तरह के स्कीम के पोर्टफोलियो में आ सकते हैं, तो ये फंड काफी हद तक डाइवर्सिफाइड होते हैं। और किस तरह के इन्वेस्टर्स, तो मेरे हिसाब से सभी इन्वेस्टर्स इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले आपको सोचना चाहिए किसी एक्टिवली मैनेज्ड डाइवर्सिफाइड फंड के बारे में या फिर इंडेक्स फंड के बारे में, जहां पर बहुत ही वास्ट एक डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन उसके बाद आप किसी थीमेटिक फंड में, सेक्टरल फंड में जाएं, उससे पहले आप इस तरह के ईएसजी फंड को कंसीडर करें। ईएसजी फंड काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है, बस सिर्फ यह है कि यहां पर कंपनीज वही होंगी जो कि ईएसजी के पैरामीटर्स पर खरी उतरती हैं। और पंकज जी, ऐसे कौन से फंड हो सकते हैं? यहां पर तो बहुत सारे फंड हैं आपके पास में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड है, निप्पॉन इंडिया ईएसजी फंड है, एक्सिस ईएसजी फंड, मेरे एसेट ईएसजी फंड, तो काफी लंबी लिस्ट है ईएसजी फंड्स की। और ये फंड काफी नए हैं, पर मैं ये बता दूं कि एसबीआई का थोड़ा सा पुराना फंड है। बाकी फंड ने अभी, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये थीम नई आई है, तो सभी फंड्स की हिस्ट्री काफी छोटी है कि अभी लास्ट ईयर में ही लॉन्च हुए हैं, तो पास्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए आपके पास बहुत कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन कंपनीज के अगर एग्जिस्टिंग फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की स्ट्रेटेजी से आपको लंबे वक्त में फायदा होगा। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने बहुत ही सरल अंदाज में हमें इन मुनाफे की 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस।
आप भी इसके बारे में उम्मीद करते हैं काफ़ी आसान भाषा में समझ गए होंगे। हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए पंकज जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के शो में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी।